उनके सानिध्य में आके मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैंने उनके सानिध्य में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स किया हुआ है और वो बहुत सारे मेडिटेशन वगैरह सब करवाती हैं। इनर चाइल्डहुड, होम हीलिंग, इनमें उनका स्पेशलिटी है। आज वो हमको रिलेशनशिप के बारे में बताएंगी। आइए जानते हैं उनसे इस सब के बारे में। वेलकम मैम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैम। शुभांगी जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि, और पीएम उड़ीसा का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया कि मैं आप सबसे जो भी मैं जानती हूँ रिश्तों के बारे में वो आप सबसे मैं बांट सकूं और आप सबकी ऊर्जा को महसूस कर पाऊं। और आज का जो हम लोग स्टेज का है वो है रिलेशनशिप, रिश्ते। हमने ये रिश्ते को समझने की कोशिश करी। तो रिलेशनशिप अगर हम देखें, रिलेशनशिप होता है दो जनों के बीच में एक रिश्ता कैसा है। और अगर हम अब का टाइम या पहले का भी समय देखें कि रिश्ता चाहे दो जन के बीच में है, चाहे दो रिश्तेदारों के बीच में है, या दो सिटी या स्टेट के बीच में है, या कंट्री के बीच में है, या पूरे संसार के साथ अगर रिश्ते की बात करें तो इस समय हमें रिश्ते बहुत एक दूसरे में बहुत स्ट्रगल है। और हमारे ऐसे भी प्रश्न, हम दूसरों को समझ नहीं पाते कि वो क्या बताना चाहते हैं, और हमें ये लगता है कि नहीं, वो नहीं हमें समझ पा रहे क्या चाहते हैं। और प्रश्न रहते हैं कि मेरे को लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते, या मेरे को समझते नहीं है, मेरे को जो चाहिए वो जरूरत मेरी पूरी नहीं करते। ये सारे हमारे सवाल रहते हैं। तो को दोस्तों हम एक सेक्रेड रिलेशनशिप भी कहते हैं। सेक्रेड मतलब क्या है कि पवित्र, पवित्र रिश्ते कहा गया है। और जैसे अच्छे रिश्ते, पवित्र रिश्ते, तो अगर पवित्रता की मैं बात करूं तो पवित्रता क्या है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पवित्रता का मतलब क्या है आपके लिए, तो आप में से अगर कोई कमेंट बॉक्स में लिखना चाहेगा, या जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं आप भी कमेंट में लिख सकते हैं, पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता से आप क्या समझते हैं? प्योर, जैसे किसी ने लिखा कि प्योर है, तो पवित्रता रिश्ते में अगर हम जाने तो क्या है? पवित्रता रिश्ते में क्या होगा? निर्मल होगा, प्योर होगा, प्योरिटी होगी। तो हम रिश्तों को कैसे देखना चाहते हैं? प्योरिटी से, प्योरनेस से। और जो भी आप ये लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, यही है पवित्रता रिश्तों की, कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो प्योर हो, साफ हो, जिसमें कुछ छुपे ना, कोई सीक्रेट ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, प्योरिटी हो। ये सब हमें पता है दोस्तों कि क्या है पवित्रता रिश्तों में। पर ये सब हमारे सिर्फ एक नॉलेज लेवल पर रहती है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर रहती है। पर हमने अपने आप से ये प्रश्न पूछना, जो ये हम प्योरिटी की बात करें, क्या हम जीवन में जी रहे हैं इस प्योरिटी को, इस प्योरिटी से जी रहे हैं अपने रिश्तों को? नहीं जी रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ये जो नॉलेज है ये सिर्फ हमने इंटेलेक्चुअल लेवल पे रखी हुई है। हमें पता सब है कि कैसे रिश्ते होने चाहिए, पर हम उसको अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे। तो आज हम यही करेंगे कि कैसे हम जीवन में अपनी इस पवित्रता जो रिश्तों की है उसको उतार पाए, रिश्तों को समझ पाए। तो दोस्तों, अगर
रिश्ते की बात की जाए तो पहला स्टेप जो रिश्ते का होता है वो है, जैसे मैं आपसे एक जोक आप सबको सुनाना चाहूंगी। आपने मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में सुना होगा कि जो मुल्ला है वो उनका ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो जोक बनाते हैं, बताते हैं, पर उस जोक में बहुत खूबसूरती से एक संदेश होता है जीवन को लेकर। तो ऐसे ही एक बारी क्या होता है, मुल्ला और उनकी बीवी दोनों जने अपने घर में, और बहुत सुहाना मौसम हो रहा होता है, बारिश हो रही होती है, और अपने घर की बालकनी में वो दोनों बैठे होते हैं और दोनों बातें कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, शाम का समय होता है। तो ऐसे ही बैठे बैठे मुल्ला अपनी वाइफ को बोलते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें एकांत में कुछ समय बिताना चाहिए, तो कि थोड़ा समय तुम एकांत में रहो, जहां पे किसी से कोई बात ना हो, किसी से तुम मिलो ना, एकांत में समय बिताओ। उनकी बीवी कुछ बोलती नहीं है उस समय, तो वो चुप रहती हैं। थोड़े क्षण बाद वो बोलती हैं कि मुल्ला, ये क्या कह रहे हो तुम कि मुझे एकांत में समय बिताना चाहिए? तो अगर मैं एकांत में कैसे मैं समय बिता सकती हूँ? अगर मैं एकांत में जाऊंगी, किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ शेयर नहीं करना, कुछ देखने को नहीं होगा, बात करने को नहीं होगा, तो क्या मैं बोर नहीं हो जाऊंगी वहां पर रहकर? तो ये बात जब सुनते हैं और मुल्ला मुस्कुराते हैं और मुल्ला कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम बोर हो, तो क्या दूसरे लोगों को तुम इंटरेस्टिंग लगोगी? कहूंगी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बोर हो और जब तुम दूसरों के साथ समय बिताती हो तो दूसरों लोगों को तुम भी बोर लगोगी। तो दोस्तों, इसमें मुल्ला क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रिश्ते हैं क्या है, हम बाहर की ओर देखते हैं, बट अपने साथ आपका रिश्ता कैसा है? अगर मुझे लगता है कि मैं बोर हो जाऊंगी, अगर मैं अकेले अपने साथ समय बिताऊंगी तो मैं बोर हो जाऊंगी, तो क्या दूसरों को नहीं लगेगा जब मैं बाहर जाऊंगी, दूसरों के साथ रहूंगी, तो जब मुझे ही लग रहा है कि मैं बोरिंग हूं, तो दूसरे भी यही मुझे बताएंगे कि मैं बोरिंग हूं। तो रिश्ता शुरू होता है सबसे पहले अपने आप से, कि आपका रिश्ता अपने आप के साथ कैसा है। क्या आप अपने को बोरिंग समझते हैं? क्या आपको ये लगता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? कोई भी कार्य अगर आता है, हमें यही लगता है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पहले ही नकारात्मक विचार आने लगते हैं अपने आप को लेकर, अपने पर विश्वास नहीं है, अपने आप पे हमें लगता नहीं है कि हम वर्दी है कुछ करने के लिए। तो जो अध्यात्म है दोस्तों, वो हमें यही सिखाता है कि हमारा रिश्ता हमारे साथ कैसा है। अगर हमारा रिश्ता अपने साथ ही अच्छा नहीं है तो हम दूसरों के साथ भी अपना रिश्ता अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो आज हम कुछ सूत्र सीखेंगे रिश्तों के बारे में, कि अगर इन सूत्रों को हम अपने जीवन में लगाते हैं तो हम एक बहुत अच्छा रिश्तों को हम जी पाएंगे अपने जीवन में। तो पहला जो सूत्र है रिश्तों का वो है लॉ ऑफ एनर्जी। आप सब ने सुना है इस लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में। क्या है लॉ ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ एनर्जी हमें बताता है, हम सबको पता है, हम सब ध्यानी है कि सब ऊर्जा है। तो अगर ऊर्जा है तो जो मेरे भीतर ऊर्जा है वही मुझे बाहर ऊर्जा में दिखेगी और वही ऊर्जा मुझे वापस मिलेगी। तो ये रिश्तों में कैसे ये सूत्र हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ एनर्जी का? क्योंकि अगर आपको लगता है कि
लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, या मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे, जो भी आप रिश्तों की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा आप ही के भीतर से बाहर जा रही है। कहीं ना कहीं शायद आप अपने आप को ही प्यार नहीं करते, शायद आप अपने आप को ही स्वीकार नहीं करते, इसीलिए वह ऊर्जा आपको बाहर दिखाई दे रही है। इसीलिए आपको लोग ऐसे मिल रहे हैं जो आपको कहते हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आपको स्वीकार नहीं कर रहे। तो लॉ ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने भीतर ही देखना है कि क्या ऐसी ऊर्जा है जो ये लोग मुझे दिखाने आए। और दोस्तों, रिश्ते जो है ना, वो एक शीशे के समान है। अगर शीशे में मैं अपनी तस्वीर देखूं, शीशे में अपनी छवि देखूं, तो मैं शीशे में देखूंगी कि नहीं, ये अच्छा नहीं लग रही, ये तस्वीर अच्छी नहीं है, मैं अच्छी नहीं लग रही, इसमें मैं थोड़ी सी काली, थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ। तो हम क्या कहेंगे, चलो शीशा बदल देते हैं, कोई अच्छा शीशा लेकर आते हैं जहाँ पे चांदी का कुछ बना हो, कुछ सिल्वर सा बना हो, शीशा बहुत सुंदर होना चाहिए। फिर मैं वो वाला शीशे में देखूंगी अपनी तस्वीर, और फिर मेरे को वही लगेगा कि नहीं, इसमें भी नहीं अच्छी लग रही, अब तो शीशा भी अच्छा आ गया। और फिर मैं कहूंगी नहीं, सोने का शीशा जैसे होना चाहिए, जिसमें चमक हो, जिसमें मैं और अच्छी लगूं। तो क्या है दोस्तों, हम शीशे बदलते रहते हैं, पर हम अपने भीतर नहीं देखते कि हम में क्या बदलाव लाना है। हम लोगों को बदलने लग जाते हैं। हम जो सामने लोग आते हैं हमारे रिश्तों में, जो हमें ऐसे बातें बोलते हैं, हमें लगता है कि नहीं, ये लोग ठीक नहीं है, इसको अपने जीवन से निकालो, या इनसे बात मत करो, किसी और से बात करते हैं। बट वो भी आपको यही बता रहे होते हैं, क्योंकि देखिए, छवि तो वही रहेगी, शीशा आपको वही दिखाएगा जैसी आपकी छवि है। रिश्ते आपको वही दिखाएंगे जो आपके भीतर है। तो ये लॉ ऑफ एनर्जी हमें अपने रिश्तों में देखना है कि मेरे भीतर कैसी ऊर्जा है। क्या मैं दुखी की ऊर्जा है, खुशी की ऊर्जा है, उदास की ऊर्जा है, या हमेशा मुझे लगता है मैं बेचारी हूँ, तो लोग भी मुझे वैसा ही महसूस करवाएंगे कि मैं बेचारी हूँ। तो ये है लॉ ऑफ एनर्जी। और दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ एग्रीमेंट का। हम सब को पता है हमारे सोल प्लान का, कि जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ये हमने ही प्लान किया है। जो बड़ी बड़ी चीजें, जैसे कि अपने माता को चुनना, अपने पिता को चुनना, अपने पति को चुनना, अपने बच्चों को चुनना, ये सब एक एग्रीमेंट है दोस्तों। हम सब अपने सोल प्लान में खुद चूज करके लाए हैं इस सोल को, इन लोगों को अपने जीवन में। पर जब हमें लगता है कि अगर हमने खुद चुना है, तो हम ऐसे लोगों को क्यों चुनेंगे जो हमें परेशान करते हैं या तंग करते हैं, जो हमें लगता है। हम क्यों ऐसे चुनेंगे, हम तो ऐसे लोगों को चुनेंगे कि जो हमें खुश रखे, है ना, हैप्पी रहे, हम सदा खुश रहे। पर दोस्तों देखिए, अगर हम एक आत्मा के रूप में देखें, आत्मा के लिए कुछ भी बुरा और अच्छा नहीं है। आत्मा को अनुभव करना है, वो हर तरीके से अनुभव करना चाहती है। एक औरत बनकर भी, एक आदमी बनकर भी, बच्चे बनकर भी, एक जानवर बनकर भी, एक पत्ता बनकर भी, उसको महसूस होना है कि कैसा लगता है। वैसे ही सोल की प्रगति होती है। पर हमें यहाँ पे, जब हम भौतिक जीवन में जीते हैं, तो हमें लगता है ये तो बुरा है और ये अच्छा है, तो हम ये कैसे बुरा अपने जीवन में ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर जो ये लोग आपको लग रहा है कि जो परेशान कर रहे हैं भौतिक लेवल पे, हमें लगता है, तो देखिए, एक उदाहरण के तौर पर कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, एक सिंपल रेस है, आपको एक कोने से दूसरे कोने तक भागना है और फिर वापस आना। आप इजिली जाओगे और वापस आ जाओगे। अगर उस रेस के बीच में कुछ हडल्स हो, हडल्स जैसे कि वहां पे कुछ रस्सी बंधी हो, आपको रस्सी को कूद के जाना है,
वहां पे कुछ ईंटें रखी हो उसको कूद के जाना है, कुछ वहां पे स्पीड ब्रेकर टाइप बना हुआ है उसको कूद के जाना है। तो क्या है, ये बीच में हडल्स है। तो आपको शुरू में तो लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, पर जब आप वो कर लेंगे, जब वो रेस पार करके आएंगे, तो आप देखेंगे कि आप कितना कुछ उस जीवन से सीखा है आपने। ऐसे ही दोस्तों, सोल को सीखना है, इसीलिए चैलेंजेस आते हैं। इसलिए हमें रिश्तों में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत चैलेंजिंग है, मैं इससे कैसे बाहर निकल पाऊंगी। हर एक चैलेंज आपको कुछ सिखाने आता है। हर एक चैलेंज आपको एक सीख देने आता है। वो सीख हो सकती है शायद आपको रिश्तों में पेशेंस लेकर आना है, धैर्य लेकर आना है। शायद आपको अपने रिश्तों को स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस का लेसन है, प्यार का लेसन है, किसी भी चीज का लेसन हो सकता है। तो जो भी चैलेंजेस आए तो आप उसके अंदर देखिए, उसकी सुंदरता को देखिए। हर चैलेंज में एक छुपी हुई है सुंदरता। तो अगर हम उस सुंदरता को देखना शुरू करेंगे तो हम जीवन में अपने रिश्तों को बहुत खूबसूरती से जी सकते हैं। तो दूसरा सूत्र हुआ सूत्र ऑफ एग्रीमेंट का, लॉ ऑफ एग्रीमेंट का, जो हमें याद रखना है कि इसमें लॉ ऑफ एग्रीमेंट से क्या होगा कि आपका जो ब्लेम रहता है वो आप ड्रॉप कर दोगे, छोड़ दोगे। जो आपको लगता है ना कि इसकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, या इस परिस्थिति की वजह से मैं खुश नहीं हूँ, या ये इंसान मुझे खुश नहीं रखते हैं। कोई भी आपको खुश नहीं रख सकता दोस्तों, कोई भी नहीं। अगर मैं कहूंगी हाँ कोई खुश रख सकता है तो मैं आपको मूर्ख बना रही हूँ। कोई आपको खुश नहीं रखेगा। कुछ समय तक के लिए लोग खुश कर सकते हैं, बट मैं कहूँ जिंदगी भर कोई ये खुशी का आपका बोझा ढोके रखेगा, वो कोई नहीं रख सकता। और लॉ ऑफ एग्रीमेंट हमें यही सिखाता है कि जिसपे हम ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से खुशी नहीं है, तो क्या है, ये लॉ ऑफ एग्रीमेंट हमें ये ब्लेम को ड्रॉप करने में मदद करता है। हम ड्रॉप करते हैं कि क्योंकि अब हमें पता है कि हमने खुद चुना है, किसी ने हम पर थोपा नहीं है। हमें लगता है कि बस ये जीवन हमें किसी ने थोप दिया है, या भगवान ने मुझे ये थोप दिया है कि जी लो जिंदगी, बस ऐसे ही तुम्हें जीना है, कटना है, यही है तुम्हारी अब जिंदगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमने ही अपना जीवन चुना है, हमने ही ये लोगों को चुना है। तो इससे क्या है, अब से हमें ये ब्लेम छोड़ना है रिश्तों में कि उनकी वजह से, या मेरे पति की वजह से, मेरी सासू माँ की वजह से मैं खुश नहीं हूँ, या ये क्यों है मेरे जीवन में, क्योंकि हमने ही उनको अपने जीवन में लाए। तो ये याद रखना है, ये है लॉ ऑफ एग्रीमेंट का। और तीसरा लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ शैडो है। लॉ ऑफ शैडो क्या होता है? शैडो होता है परछाई। और जैसे कि शैडो हम बोले कि जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। जैसे अगर हम संसार में देखें कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। हम उसको ये नहीं कह सकते नहीं नहीं सब कुछ बस बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा है ही नहीं जीवन में, ऐसा नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, हम उससे भाग नहीं सकते। तो जैसे एक लाइट जब जलती है बल्ब में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का काम है। खाली पॉजिटिव का काम होगा, उससे लाइट जलेगी, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, रोशनी नहीं आएगी। दोनों का अपना महत्व है। तो ऐसे ही ये जो लॉ ऑफ शेडो है, ये हमें बताता है हमें किस पे अपने भीतर काम करना है। शैडोज बताती है हमें कि कुछ ऐसा है हमारे भीतर जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। वो जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको शैडो के बारे में बताऊं कि जैसे कि जजमेंट का, अगर हम ले, जजमेंट आता है कि हम जज करते हैं, हमें लगता है कि लोग हमें जज करते हैं,
हमें बाहरी रूप से जो भी हम सोचते हैं वो समझते नहीं, बस बाहरी रूप से ऊपर ऊपर से हमें जज कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम एक शादी, छोटा सा आपको उदाहरण दूं कि अगर हम एक शादी पर गए हैं और जजमेंट ये नहीं है कि बहुत बड़ी जजमेंट होगी तो ही हम कहें हाँ मैं जज करती हूँ, छोटी भी जजमेंट हो सकती है। जैसे कि अगर मैं किसी शादी पर गई हूँ और मैंने किसी को देखा, शादी में आई है कोई लेडी और मैंने जैसे ही उनको देखा और ये कमेंट पास कर दिया कि देखा कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने, इनको पता नहीं है शादी में आ जाते हैं बट कपड़े कैसे पहनने होते हैं, किस रंग के कपड़े पहनाए, सतरंगी रंग के कपड़े पहन लिए हैं। क्या है ये दोस्तों? ये भी जजमेंट है, चाहे ये छोटी है पर ये जजमेंट है। क्या कर रही हूँ मैं? जज कर रही हूँ उनके कपड़ों को देखकर उनको कि कैसे कपड़े पहन लिए हैं। तो क्या है, यही जजमेंट फिर मुझे बाहर से मिलती है और अगर बड़े रूप में मिले तो मुझे लगेगा नहीं नहीं मैं तो जज नहीं करती हूँ, ये तो लोग जज कर रहे हैं मुझे। तो कहीं ना कहीं आपको अपने से सवाल पूछना है कि क्या मैं अपने आप को जज करती हूँ। दो सवाल पूछते हैं इस समय हम। पहला, जो भी चीज बाहर से आ रही है, चाहे वो जजमेंट आ रही है, चाहे वो नॉन एक्सेप्टेंस आ रही है, हम अपने आप से पूछे कि क्या मैं अपने आप को जज करती हूँ या क्या मैं अपने आप को स्वीकार नहीं करती। पहला ये सवाल। अगर इसका जवाब नहीं है कि नहीं मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, नहीं मैं तो स्वीकार करती हूँ अपने आप, तो फिर दूसरा सवाल पूछे क्या मैं दूसरों को स्वीकार नहीं करती हूँ। अगर किसी का भी उत्तर हाँ है तो हमें अपने पे काम करने की जरूरत है। या पहला प्रश्न, जैसे मैं अपने आप को स्वीकार नहीं करती, तो आपको उत्तर मिल गया, मुझे स्वीकार करने की जरूरत है अपने आप को, तभी ये ऊर्जा बाहर से आ रही है। और अगर मैं दूसरों को स्वीकार नहीं करती तो मुझे भी अपने आप को ये कहना है कि मैं जैसे अपने आप को स्वीकार करती हूँ मुझे दूसरों को भी स्वीकार करना है। देखिए दोस्तों, गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई है, मेरी मम्मी से, कोई ऐसा जीवन में नहीं होगा कि जिससे कोई गलती ना हो। अगर गलती किसी से भी हो सकती है तो मैं सबको स्वीकार कर सकती हूँ। अगर मैं स्वीकार कर रही हूँ अपने आप को कि मेरे से गलती हो गई बट कोई बात नहीं, ऐसे ही मुझे दूसरों को भी स्वीकार करना है कि अगर उनसे भी गलती हो गई तो कोई बात नहीं, उनको एक और चांस देना चाहिए जीवन में। तो ये है लॉ ऑफ शैडो का, कि जिसे हम, और ये बहुत मैं कहूंगी सटल लेवल पर होता है। हमें लगता है हमारे भीतर कुछ भी ऐसी कमी नहीं है, हमारा बहुत अच्छा है, हम बहुत पॉजिटिव हैं, हमारे ऊपर तो काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सब दोस्तों ऊपर की एक परत है, ये मुखौटा है जो हमने पहना हुआ है। इस मुखौटे को उतारने की जरूरत है और भीतर देखने की जरूरत है कि अगर ये ऊर्जा बाहर से आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ही उस ऊर्जा को बाहर भेज रहा हूं। तो मुझे अपने भीतर देखने की जरूरत है। ये है लॉ ऑफ शैडो। और फिर आता है लॉ ऑफ प्रोग्रेशन का सूत्र। प्रोग्रेशन होता है कि सदैव हम प्रगति में बढ़ते ही हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि हम पीछे की ओर जाए। तो रिश्तों में भी हमेशा प्रोग्रेशन ही होती है। तो रिश्तों में हम, जैसे कि मैंने बोला, चैलेंजेस आते हैं, ये हमें आगे बढ़ने के लिए आते हैं कि हम उनसे सीख पाए, आगे और अच्छे से बढ़ पाए। अगर आप सोचिए, अगर जीवन में कुछ चैलेंज नहीं होता, क्या आप अभी यहाँ होते जहां पर अभी हैं? क्या आप ये सेशन अटेंड कर रहे होते रिश्तों के ऊपर? क्या आप ध्यान कर रहे होते? तो ये क्या है? आपकी प्रगति ही हो रही है। चाहे आपको ये लग रहा है कि प्रॉब्लम है, मैं तो पीछे हूं या मेरे साथ सब गलत हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। वो आपको सहायता कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। तो ये है लॉ ऑफ प्रोग्रेशन का। फिर आता है सूत्र लॉ ऑफ
न्यूट्रलिटी, ये रिश्ते में बहुत जरूरी है दोस्तों, न्यूट्रलिटी रखना। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी हमें क्या सिखाता है कि हमें लगता है कि हम जो मनुष्य हैं, हमें उनके साथ कंपैशन रखना है। हमें लगता है कि मैं अपने अगर हस्बैंड के साथ कंपैशनेट हूं तो बस मेरा काम हो गया, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ जीवन में। और दोस्तों, अगर मुझे लगता है मैं कंपैशनेट हूं पर मैं जब खाना खा रही हूं तो मैं नॉन वेज खा रही हूं, क्या ये कंपैशन है? हमें सिर्फ लगता है कि मनुष्यता के लेवल पर हमें मनुष्यों के साथ कंपैशन रखना है, बट कंपैशन सिर्फ वहां तक नहीं, ये कंपैशन होता है कंप्लीट होल, जब आप हर एक जीव जंतु के साथ कंपैशन रखें, हर एक जानवर के साथ, पेड़ों के साथ, वनस्पति के साथ, ये है कंपैशन। जब आप सबके साथ सम्मान भाव रखें, ये है न्यूट्रलिटी। ये नहीं कि मैं एक के साथ अच्छा हूं और मैं दूसरे के साथ अच्छा नहीं हूं, तो ये क्या हो गया, ये तो मैंने मुखौटे पहन लिए कि आज मैं इससे मिली हूं तो मैं ऐसे बात करूंगी, मैं किसी और से मिलूंगी तो कुछ और बात करूंगी। नहीं, चाहे चींटी भी हो और चाहे बड़ा से बड़े आदमी हो, हमें सबके साथ संभाव रखना है, कंपैशन रखना है। और न्यूट्रलिटी हमें बताता है गिविंग और रिसीविंग के बारे में, बैलेंस रखना। क्या होता है कि अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिश्ते में अगर देखेंगे हमें लगेगा कि हमेशा एक जना गिवर रहता है, देता रहता है, और एक जना सिर्फ लेता रहता है। तो ज्यादा देना भी और ज्यादा लेना भी हानिकारक है रिश्तों के लिए। अगर आप सिर्फ देते जा रहे हो तो क्या है, आप दे रहे हो तो क्या आप अपने भीतर से खाली हो रहे हो? कब तक आप दोगे? आपके पास जो चीज है आप तभी तो वो दोगे ना किसी को। अगर वो आप ही के भीतर नहीं है तो आप कैसे दे रहे हो और दे सकते हो? कैसे दे सकते हो? और अगर सिर्फ आप ले ही जा रहे हो और दे नहीं रहे हो तो उससे क्या होगा फायदा? जो ये कहूंगी मैं संसार है, ये संतुलन पे जीता है। संतुलन रखना देने और लेने का। जैसे महिलाएं हैं, उनको सदैव लगता है कि हम बहुत देते हैं रिश्तों में, हमारे पति हैं, ये जो स्पाउस है वो नहीं देते इतना। और अगर वो देने का तरीका देखो, ये दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है देने का। देना सिर्फ वो नहीं है कि जैसे आप लेना चाहते हो वो वैसे ही दे। जैसे हस्बैंड अगर आके बोल दें आपको कि अच्छा आपने बोला मेरा आज सिर दर्द हो रहा है, तो उन्होंने बोली अच्छा मैं सिर दबा दूं, आप तभी कह दोगे नहीं 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 मैं कर लूंगी, मैं कुछ दवाई लगा लूंगी, रहने दो। वो कहेंगे पानी का गिलास दे दो, नहीं 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 मैं अपने आप ले लूंगी। क्या है ये? वो दे रहे हैं आपको बट आप ले नहीं रहे। हम पति को एक परमेश्वर के स्थान पर रख देते हैं, कि उनसे मैं ये कैसे कर सकती हूँ। हम दोनों रिश्तों में एक समान है, कोई भी ऊपर और नीचे नहीं है। तो रिसीव करिए इन छोटी छोटी बातों को। अगर वो दे रहे हैं, अगर आप ले लेके तो क्या होगा? आप कह दीजिए हाँ जी दे दीजिए एक गिलास पानी, या दबा दीजिए सर। ये है रिसीविंग। रिसीव कीजिए जो आपको मिल रहा है। और बुद्धा ने भी कहा है फॉलो द मिडिल पाथ, जो बीच का रास्ता है उस पे चलिए। ये नहीं कि बस देते देते जाएं या लेते लेते जाएं, दोनों होने चाहिए, लेना भी और देना भी।
जैसे आपने बच्चों के पार्क में देखा होगा, एक सीसॉ करके एक झूला होता है, 2 जने बैठते हैं और एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो वही है, हमें एक्सट्रीम्स में नहीं जीना, हमें इक्वल रहना है, तभी वो बैलेंस हो पाएगा। तो रिश्तों में भी हमें यही करना है, न्यूट्रलिटी रखनी है, मिडिल पाथ को फॉलो करना है। तो ये है लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी का। फिर आता है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ कर्मा, हम सबने इस कर्मा के बारे में सुना हुआ है और बहुत हम सुन चुके हैं, जान चुके हैं कि कर्मा क्या है। लॉ ऑफ कर्मा को हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं अच्छे और बुरे में, कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, है ना। हमें एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है कर्मा के, बट कर्मा इससे कहीं ज्यादा है दोस्तों। अच्छा और बुरा नहीं होता कर्मा। कर्मा एक टीचर के समान है जो आपको सिखाने आता है, जिससे आपको सीखना है। और कर्मा है कि क्या ऐसी चीज है जो आपने होल्ड करके रखी हुई है, और क्या ऐसी चीज है जिसको आपको लेट गो करना है, छोड़ना है। किस चीज को आपने पकड़ा हुआ है और किस चीज को आपको छोड़ना है, ये है कर्मा। देखिए, पकड़ना अच्छी बातें भी हो सकती हैं और बुरी बातें भी हो सकती हैं। अच्छी, जैसे कि हमें लगे कि हाँ मैं तो एक पीसफुल सोल हूँ, एक ऐसी आत्मा हूँ जिससे गुस्सा नहीं आता और मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, तो क्या है, मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। तो ये भी कर्मा बनाती है दोस्तों। अगर जिस चीज के साथ मैं बहुत ज्यादा अटैच हो जाऊं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, दोनों का ही कर्म बनेगा। तो मुझे छोड़ना है, हर चीज को छोड़ना है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो नहीं अच्छी। अगर पूछे क्या है, जैसे लोगों को कहते हैं कि मैं तो एक प्यार हूं। अगर हु एम आई का ये क्वेश्चन पूछे आप सब, अगर मैं पूछूं कि मैं कौन हूं, तो ऑब्वियसली आप ध्यान ही, आप सब ये नहीं कहेंगे कि मैं शुभांगी हूँ, या आप कहेंगे मैं नीलम जी हूँ, या मैं कांता जी हूँ, मैं दीपाली हूँ। आप जान गए कि आप कौन है। आप बोलेंगे कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ, या मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं एक प्यार हूँ। तो क्या है, मैं इसके साथ भी अटैच हूँ, मुझे इसको भी छोड़ना है। मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग, मैं एक जीरो के समान हूँ। ये है कर्मा। किस चीज के साथ आप अटैच हो जाते हैं, हमें उसे भी छोड़ना है, ये है कर्मा। ये अब आप देख लीजिए कि क्या हम रिश्तों में, कि जैसे हमने सुना ना कि हम अपने पति या अपने बच्चों के साथ इतने अटैच हो जाते हैं, हम मतलब कि इतना अटैच हो जाना कि सोचिए कि मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल चिपका के रखना चाहती हूँ कि कहीं ना जाए, बस मेरे साथ बैठे रहे। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा कोई होए और आपको 2 घंटे भी, मैं कहूंगी अगर आप किसी के साथ 2 घंटे बिल्कुल चिपक कर बैठना हो, आप क्या करोगे 2 घंटे बाद? 2 घंटे क्या, मैं तो कहूंगी आधे 15 मिनट में ही आप कहोगे यार थोड़ा सा स्पेस दो, मुझे सांस लेने दो, मेरे साथ ऐसे चिपक के एकदम मत बैठो। ऐसे मैं पकड़ के उनको होल्ड करके रखूंगी, क्या होगा, उनको सांस नहीं आएगा। ऐसे ही रिश्ते हैं दोस्तों, हमने रिश्तों को एकदम चिपका के रखा हुआ है, हमें थोड़ा उनको स्पेस देनी है ताकि वो भी ब्रीथ कर पाए और हम भी ब्रीथ कर पाए। ना ही ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल ही ना बात करे कि ठीक है वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते और चल दिए हम, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही ऐसे करें। एक बैलेंस बना के चले, दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, ज्यादा जुड़ना भी नहीं है, ज्यादा दूर भी नहीं जाना, एक स्पेस देना है। और
रूमी ने बहुत अच्छा अपने वर्ड्स में बोला है, लेट देयर बी स्पेस इन द टुगेदरनेस। कितनी सुंदर बात कही है कि साथ रहकर भी रिश्ते में स्पेस होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, जरूरी नहीं है उस इंसान का 24 घंटे मेरे साथ रहना, वो कहीं पे भी जा सकता है। जो रिश्ते हैं वो एक फ्रीडम के जैसे हैं, आप उनको बांध कर नहीं रख सकते, और आपका बांध कर रखने में प्यार नहीं दिखता, उनको फ्रीडम देने में प्यार है असली। जब आपको पूरा भरोसा है उस पे कि मेरे उनसे प्यार करती हूँ या जो भी है जीवन में, वो कभी कम नहीं होगा, चाहे वो कहीं पर भी जा सकते हैं। प्यार इटर्निटी से है कि निरंतर रहेगा प्यार। तो वही सोचे, रिश्तों में निरंतर प्यार रहेगा, पर वो जुड़ने से, एकदम उनको बांध कर रखने से प्यार नहीं दिखाई देता। तो ये है लॉ ऑफ कर्मा का, जिसमें हम उनको फ्रीडम देते हैं, जिनको उनको पता चले कि हाँ वो जी सकते हैं अपने जीवन को लेकर। और फिर आता है लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। हम सब ने ये शब्द सुना है, एम्पावरमेंट, कि एम्पावर रहो, अपने आप को एम्पावर करो, एम्पावरमेंट होनी चाहिए। तो ये रिश्तों में एम्पावरमेंट क्या है? तो एम्पावरमेंट को समझने से पहले हम पावर को समझते हैं। तो आप में से कोई बताएगा कि क्या डिफरेंस है पावर और एम्पावरमेंट में? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या अंतर है पावर में और एम्पावरमेंट में। कोई भी देखिए, सवाल जवाब जरूरी नहीं है कि सही होना चाहिए, आप गेस कर सकते हैं। ताकि ये क्यों है? ताकि हम सीख पाए। देखिए, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछती हूँ कि आपके भीतर क्लैरिटी आनी चाहिए। आप जब तक बताएंगे नहीं, हम पूछेंगे नहीं, अपने आप से सवाल नहीं करेंगे, तो हमें समझ नहीं आता अच्छे से। तो इसलिए कोई भी जवाब आप दे सकते हैं, गेस कर सकते हैं क्या डिफरेंस होगा पावर होने में और एम्पावरमेंट होने में। तो किसी ने मेरे को मैम, एम्पावर इज लाइक व्हेन आप दूसरों को उतना शक्तिशाली और पावरफुल महसूस कराते हैं अपने एक्ट से। इट्स नॉट जस्ट अबाउट आवरसेल्व्स, बट दूसरों को भी आप फील करवा सके, उतना स्ट्रेंथ दिलवा सके, उतना सोच दिलवा सके कि वो लोग में वो शक्ति आ जाए, दे नो देयर पावर। पावर, किसी ने बोला कि पावर है टू यूज योर स्ट्रेंथ, और एम्पावर क्या है कि आप दूसरों को एम्पावर करते हो, उनको पावरफुल फील करवाते हो कि वो अंदर से पावरफुल है। तो पावर क्या है दोस्तों? पावर हमेशा बाहर से आती है। जैसे पावर की हम बात करें कि पॉलिटिक्स में पावर आना, या मैं एक अच्छी पोजीशन पे बैठूंगा तो मुझे पावर आएगी, या मेरा होल्ड रहेगा लाइफ में, कंट्रोल रहेगा। तो क्या है, पावर हमेशा बाहरी है। और जो एम्पावर है, एम्पावरमेंट की हम बात करें, वो हमेशा भीतर से आती है, वो कहीं आपको बाहर से नहीं मिलेगी, आपके भीतर से ये ऊर्जा आएगी एम्पावरमेंट की। और वो कैसी होती है, आपने महसूस भी किया होगा कि कभी आपको लगता है कि मुझे भीतर से खुशी महसूस हो रही है, और मुझे लगता है कि भीतर से मुझे ना बहुत करेजियस लग रहा है, या बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, भीतर से मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है? ये एम्पावरमेंट है जो आपके भीतर से आती है। और दोस्तों, रिश्तों में हम ये कैसे पावर ऑफ एम्पावरमेंट की हम अगर बात करें, कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस सूत्र को? क्योंकि हमें रिश्तों में क्या लगता है, हम हमेशा अपनी जो पावर है हम दूसरों को दे देते हैं। जैसे अगर पति पत्नी का ही रिश्ता सोचें, तो हमें लगता है कि हस्बैंड हमेशा पावरफुल रहेंगे,
वो एक पावर स्टेट में, सब कुछ उनके हाथ में है और मेरा कुछ नहीं है, और उनके हाथ में ही मेरी खुशी है। मुझे कैसे खुश रखना है वो उनको पता होना चाहिए। कितनी हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि उनको पता होना चाहिए आपके बारे में, कि आपको कैसे खुश रखना है, आपको क्या चाहिए, कब क्या नहीं चाहिए, हम सब कुछ उन पे डाल देते हैं। बट एम्पावरमेंट हमें सिखाती है कि मैं अपनी खुशी के खुद जिम्मेदार हूँ और मेरे हस्बैंड अपनी खुशी के खुद जिम्मेदार है। हम एक दूसरे की कमी नहीं पूरी कर रहे कि वो जो मेरे जो या कमी कह लीजिए कि या कहिए कि जो मुझे चाहिए वो देंगे, मेरे पास वो नहीं है, या मैं खुश नहीं रह सकती खुद से, वो मेरे खुशी के अधिकारी। या हस्बैंड को भी यही लगता है कि वाइफ को मुझे खुश रखने का अधिकार है, बस उनको पता होना चाहिए क्या है। हम दोनों अपने खुशी के अधिकारी हैं, हमें खुद भीतर से पता होना चाहिए कि हमें खुश कैसे रखें। और देखिए दोस्तों, जब हम भीतर से अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, तो सोचिए अगर वो हस्बैंड जो अपने आप को जान रहा है, समझ रहा है, अपने खुशी का खुद वो ब्लेम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अपने जीवन की, और मैं भी वही कर रही हूँ, तो जब ये खुशी के हकदार दोनों मिलेंगे तो सोचिए खुशी कितनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। किसी पे कोई बोझ नहीं रहेगा मेरी खुशी का। और सिर्फ अभी मैं एक एग्जाम्पल देखी हूँ, उस इंसान के ऊपर ऐसे तो फिर कितने रिश्ते हो गए, उन सबका वो बोझ लेगा सबको खुश रखने के लिए, बच्चों का, अपने मम्मी पापा का, अपने बॉस का, अपनी वाइफ का, अपने और कजिन्स का। सोचिए ऐसे तो फिर वो दबता ही जाएगा। अगर हम ये समझ लें, अगर जीवन में ये सरल सा चीज समझ जाए कि हमारे हाथ में हमारी खुशी है, तो सोचिए जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। जो ये लड़ाई हो रही है कंट्रीज में, हम एक दूसरे देशों से लड़ रहे हैं, अगर हम ये सोचे, हम सोचते हैं वो पावरफुल ज्यादा है कंट्री, उसके पास इतना कुछ परमाणु है, हमारे पास नहीं है, हम ये लड़ रहे हैं। अगर हम जान जाएं कि हमारी खुशी हम में है और हमारी खुशी हम में है, तो सब जगत ही खुशहाल बन जाए। तो ये है पावर ऑफ एम्पावरमेंट, कि जब आपको रिश्ते में लगे कि आप अपने जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, कि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो किसी के कारण नहीं हो रहा है, ये सब मैंने ही क्रिएट किया है और मुझे देखना है कि मैं जीवन को और कैसे अच्छा बना सकती हूँ। ये है एम्पावरमेंट होना, अपनी पावर में आना, अपनी स्ट्रेंथ जो अंदर आपके भीतर, जो ये सुंदरता, जो ये स्ट्रेंथ छुपी हुई है, उसके साथ जुड़ना, ये है लॉ ऑफ एम्पावरमेंट का। और फिर आता है सूत्र लॉ ऑफ ट्रस्ट का। हमने देखा है कि रिश्तों में हमें लगता है कि हमारा ट्रस्ट नहीं रहता, हम विश्वास नहीं रख पाते किसी के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, या हमें प्रॉब्लम होती है। तो क्या है दोस्तों, हमें लगता है कि ट्रस्ट कभी टूटना नहीं चाहिए। तो मैं आई एम श्योर कि आप सबका कहीं ना कहीं कभी ना कभी ट्रस्ट टूटा ही होगा। ऐसा कोई नहीं है कि जिसका ट्रस्ट ना टूटा हो, भरोसा ना टूटा हो। पर आप अब भी देखिए, क्या आप ठीक है, आपके हाथ पैर ठीक है, आप घर के नीचे बैठे हुए हैं, छत है आपके घर में, खाना को है, सब कुछ चल रहा है, चाहे वो भरोसा टूटा था पर फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा रखना है इस ऊर्जा, जो एनर्जी जिसको हम एक सुप्रीम एनर्जी, ब्रह्मन की बात करें हम, उसके ऊपर हमें विश्वास रखना है कि हमेशा वो हम पे, हमारा भरोसा उससे कभी नहीं टूटेगा, वो हमेशा हमें सही से रखेंगे। तो चाहे भौतिक जीवन में हमारे विश्वास टूट रहे हो या टूटे हो, पर जो ये हमारा सुप्रीम पावर, जो ये यूनिवर्स है जिसको हम ऑल दैट इज कहते हैं,
सुप्रीम बीइंग कहते हैं, उस पे हमारा भरोसा सदैव रहना चाहिए। तो अपने आप हम सही, कभी हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता जब अगर हमारा भरोसा इस ऊर्जा पर हो। तो हम हमेशा उस पे ये ट्रस्ट रखें और हम इन सूत्रास को अपने जीवन में उतारे, तो हम रिश्तों को एक नए नजरिए से देखिए। रिश्तों को जो अभी हम जो चश्मा पहन के देख रहे हैं, उस चश्मे को अब उतारने की जरूरत है और जीवन को एक नई शुरुआत, एक नए रिश्तों से हम देखें। तो रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि हमारे जीवन में 7 तरह के लोग आते हैं हमारे रिश्तों में। और ये जो रिश्तों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, 7 तरह के लोग जो है, ये आप सब जानते होंगे। मेरे हस्बैंड का नाम है हितेश वशिष्ठ और उन्होंने ये किताब लिखी है सुंदरम स्पीक्स। और उनमें से मैं ये उनके चैप्टर में से मैं ये आपको बता रही हूँ कि उनको जब वो हायर बीइंग के साथ कनेक्ट हुए तो उनको ये विजडम मिली, उनको बताया गया जीवन के बारे में, जीवन से परे क्या होता है, रिश्ते में कैसे और मिठास बढ़ानी चाहिए। तो जो सुंदरम है, ये जो हायर बीइंग है, उन्होंने बताया उनको कि ऐसे जीवन में हम 7 तरीके के लोग हमारे जीवन में सदैव होते हैं और वो कौन होते हैं और वो हमारे जीवन में आने का उनका क्या कारण है, वो बताया है। तो मैं ये बताना चाहूंगी उन 7 तरीके के लोगों के बारे में। जैसे पहला जो जन है वो है विदान्या। विदान्या क्या बना है? विद्या से विदान्या वर्ड बना, ये संस्कृत के शब्द हैं जो बने, उनको आए थे ये। तो विदान्या का मतलब है कि जो विद्या का दाता है, कि आपके जीवन में ऐसी एक ऊर्जा होगी जो आपको, एक टीचर की ऊर्जा होती है जो आपको सिखाने आता है, या वो गुरु आप बोल लीजिए, टीचर बोल लीजिए आप। तो वो आपको सिखाने के लिए आता है, आपके भीतर की सत्य के साथ जुड़ाने के लिए आता है, भीतर की सुंदरता के साथ जुड़ाने के लिए लेकर आता है। वो आपको दिखाता है कि आप सिर्फ भौतिक रूप में जो देख रहे हैं वो सच नहीं है, सच उससे भी कहीं परे है, वो बताने के लिए आता है। तो वो है विदान्या की एनर्जी, जो ये ऐसे आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, आप देखिए, आप अपने इंट्रोस्पेक्ट करिए और देखिए कि ऐसी ऊर्जा के लोग आपके जीवन में है कि नहीं है, तो आप वो समझ पाएंगे इस ऊर्जा के लोगों को। तो पहली है विदान्या। और दूसरी जो ऊर्जा आती है वो है रिश्तों की, वो है माया पाशन। माया पाशन क्या है? माया पाशन होता है कि जो हमें अपने सत्य से दूर लेकर जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कभी ये जीवन में कर ही नहीं सकती हो। और हमें लगता है कि वो हमें हमेशा दबाने के लिए आते हैं वो लोग, और हमें ये बताते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम गलत रास्ते पर हो, हमेशा हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। और ये हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हमारे होंगे जो हमें ऐसा करते हैं। पर दोस्तों, मैं ये कहूंगी जो ये माया पाशन वाले ऊर्जा के लोग हैं, भौतिक रूप में तो हमें लग रहा है कि ये हमें बहुत ट्रबल देने के लिए आए हैं, पर आत्मा के रूप में अगर मैं बताऊं कि जब हमने अपना सोल प्लान बनाया था, तो ये हमारे, मैं कहूंगी, घनिष्ठ मित्र थे जो आए आगे और उन्होंने कहा कि जब तुम भौतिक उसमें जाओगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, सहायता करूंगा तुम्हारे असली के स्वरूप को जानने में। अभी हमें लग रहा है कि वो हमारे दुश्मन है, पर सोल लेवल पे वो हमारे दोस्त हैं दोस्तों, जो हमें सिखाने के लिए आए हैं, जो हमें बताने के लिए आए हैं कि सत्य क्या है। क्योंकि अगर वो बोलेंगे कि तुम गलत करो, तभी हम सही का रास्ता देखने जाएंगे, तभी हम अपने भीतर जाएंगे, तभी हम इस यात्रा में जुड़े हैं जहां पर अभी हम हैं, उन्हीं की वजह से। तो इन लोगों को हमें जितना हम इनको दूर जाएंगे, ये ऊर्जा और हमारे पास आएगी। तो इन ऊर्जा को हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये हमें अपने स्वरूप से मिलवा रही है, अपने आप से मिलवा रही है। तो ये है माया पाशन।
और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नयनी। नयनी क्या है? नयनी बना है नयन के शब्द से। जैसे आपने देखा है कि दो नयन होते हैं, और ऐसा तो नहीं होता कि एक नयन कहीं और देख रहा है तो दूसरा नयन कहीं और देखता है, ऐसा नहीं होता। एक ही डायरेक्शन में आपकी दोनों आंखें देखती हैं। तो नयनी की ऊर्जा होती है कंपेनियनशिप की। जो ऐसे लोग या ऐसी ऊर्जा जब जिसके साथ आप बैठे तो आपको लगे कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनके साथ बात करना। मुझे जब भी मैं उनके साथ बैठती हूँ मुझे लगता है कि मैं एकदम हल्की हो गई, पीसफुल लगता है उनकी ऊर्जा में। शायद वो आपके पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकती है, जो नयनी की ऊर्जा में आती है, जिनके साथ रह के आप असीम प्रेम का आपको भाव आता है। और फिर आते हैं सूर्यवर्णी। सूर्यवर्णी कौन है? सूर्यवर्णी जैसे सूर्य, सूरज जैसा जिनका तेज हो, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे हमें लगता है कि हम ऐसा बनना चाहेंगे। हमें लगता है कि हाँ, अगर मैं जीवन में कुछ करना चाहती हूँ मैं इनके जैसे करना चाहती हूँ, जो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं और आगे की तरफ प्रोत्साहित करते हैं बढ़ने के लिए। तो ये है सूर्यवर्णी। और सूर्यवर्णी ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनसे हम अभी कभी भी मिले नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कोई अमिताभ बच्चन जैसा बनना चाहता है, या कोई क्रिकेटर धोनी विराट के जैसा, वो मिले नहीं है, पर उनकी ऊर्जा देखकर ही उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है। उनको लगता है कि हाँ, मैं ऐसा कुछ करना चाहूंगा अपने जीवन में। तो वो है सूर्यवर्णी। और फिर आता है श्यामवर्णी। श्यामवर्णी क्या मतलब होता है? जैसे शाम, संध्या का टाइम, जैसे अंधेरा सा होता है, तो श्यामवर्णी वो लोग हैं जो हमें अपनी शैडोज के बारे में बताते हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ शैडो के बारे में बताया, पढ़ा, तो वो ही है ऐसे लोग जो हमारे भीतर जिस पे हमें काम करने की जरूरत होती है वो हमें वो दिखाते हैं कि हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो वो है श्यामवर्णी। और आखिरी जो होते हैं वो होते हैं भूमिवर्णी। भूमिवर्णी कौन है? भूमिवर्णी जो हमें सदैव भूमि के साथ जोड़े रखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपके परिवारजनों में भी, अब जैसे आप ध्यान करते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको कहते होंगे अच्छा तुम तो ध्यान करते हो पर गुस्सा तो तुम्हें अभी भी आता है। आप कहोगे जी मुझे तो 4 साल हो गए ध्यान करते हुए। वो कहेंगे अच्छा चलो आओ देखते हैं, आओ बैठो जरा 2 घंटे इकट्ठे बैठ के मेडिटेट करते हैं। मतलब वो क्या है, वो एक आपको एक टेस्ट के रूप में हमेशा वो आपका टेस्ट लेते रहेंगे कि क्या आप ठीक कर रहे हैं। वो हमेशा आपको काउंटर पार्ट एक काउंटर क्वेश्चन करेंगे, अच्छा ऐसा है, नहीं ऐसा भी है, ऐसे तुम कैसे कह सकते हो। तो क्या ये ऐसे जो लोग होते हैं ये मोस्टली हमारे फैमिली, हमारे रिश्तेदार होते हैं। जैसे कि अगर अब आप ध्यान करो, आपको लगता है कि नहीं नहीं ध्यान अब अच्छी चीज है, और आप उनको फोर्स करते हो कि आपको भी ध्यान करना चाहिए। जैसे हम अपने हस्बैंड को या मदर इन लॉ को कहते हैं कि नहीं नहीं आप ध्यान करो, हम उनको फोर्स करते हैं। पर दोस्तों हमें किसी को फोर्स नहीं करना। देखिए जब तक उनके भीतर से नहीं आएगा तो वो नहीं कर पाएंगे। चाहे आप उनको जबरदस्ती यहाँ पे बिठवा लीजिए, पर जब से उनका मन से नहीं आएगा आप उनको वो काम नहीं कहने को कह सकते। आप हाँ, आप जरूर ध्यान के बारे में उन्हें बताइए, बट उनकी चॉइस को एक्सेप्ट करिए कि वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बट अगर नहीं करना चाहते, पर हमारा प्यार उनके लिए कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो चीज नहीं कर रहे जो हमने कहा है तो कहीं ना कहीं हम उनसे दूर होने लग जाते हैं, हमें वो पसंद नहीं आते, हम उनसे प्यार करना छोड़ देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। पर ये हमें सिखाता है कि चाहे वो अलग है, देखिए दोस्तों हम सब अलग हैं, यूनिकनेस है हमारे अंदर। चाहे हम उसी सोर्स से आए हैं, हम एक है, पर एक में भी हम भिन्न है। तो जब उनका टाइम आएगा, समय आएगा, वो अपने आप इस चीज को करेंगे। जब आपके अंदर वो बदलाव देखेंगे वो खुद आपसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि हमें भी सिखाओ। तो वो आपके पहले टेस्ट लेंगे कि कैसे आपको गुस्सा नहीं आ रहा, आप ध्यान कहाँ करते हो,
आप किताबें नहीं पढ़ते, वो हमेशा आपका टेस्ट लेंगे। तो ये आपकी फैमिली के रिश्तेदार होते हैं मोस्टली जो आपका टेस्ट लेते हैं। तो ये है भूमि वर्णी। तो ये 7 तरीके की ऊर्जा है जो हम अपने जीवन में लेकर आते हैं। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है या कुछ समझना चाहते हैं आप, तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम नहीं तो ध्यान शुरू करेंगे। अभी किसी के कोई प्रश्न है जो आप शेयर करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, किसी जो भी अभी तक हमने जाना है? जी, तो जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, आप अपने आप को एक एक करके अनम्यूट कर सकते हैं। जी हाँ नमस्ते मैडम। जो लो शेडो के बारे में बोले हैं तो उसके बारे में एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए मैडम। और जो अभी 7 व्यक्तियों के बारे में आप बोले 7, उसको भी एक बार रिपीट कर दीजिए, याद थोड़ा लिख लेते हैं उसको। जी जी जी। तो लॉ ऑफ शैडो के बारे में क्या है? शैडो क्या है? एक परछाई है जिसको हम बोलते हैं। तो परछाई क्या है? शैडो हमें बताती है, जैसे एक सफेद है और एक काला रंग है। ये नहीं है कि सफेद अच्छा है और काला बुरा है, नहीं, दोनों रंग का अपना ही इम्पोर्टेंस है। हम ये नहीं कह सकते एक अच्छा और एक बुरा है। ऐसे ही हमारे भीतर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे हमें, जो अच्छी नहीं है शायद, जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि मैं लोगों को जज करती हूँ, एक्सेप्ट नहीं करती अपने आप को, प्यार नहीं करती, एक्सप्रेस नहीं करती, है ना। तो हमें इन चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो अगर मुझे लगता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ एनर्जी का आप देखिए लॉ, कि अगर कोई ऐसी ऊर्जा आ रही है जो आपको लगता है नहीं ये ऐसी तो मैं नहीं हूं, पर फिर भी ये ऊर्जा मुझे बार बार मिलती है, तो मुझे अंदर देखने की जरूरत है कि कहीं ये ऊर्जा मेरे भीतर से ही तो नहीं जा रही। चाहे वो ऊर्जा मैं कहूंगी 0.01% क्यों ना हो, उसको भी हमें साफ करना है, वो जजमेंट की ऊर्जा। तो वो है लॉ ऑफ शैडो, कि हम अपनी शैडो पे काम, जो हमें लगता है दूसरों में जो कमी या हमें जो बुरी चीज दिखाई देती है, वो हमारी ही शैडो है दोस्तों। अगर हमें लगता है कि कैसे कोई चोरी कर सकता है, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो, किसी ने अगर पेन उठा लिया, आपको लगता है कि कैसे किसी ने चोरी कर ली, कोई कैसे चोर कर सकता है, पेन उठा सकता है, हमने ये कमेंट करा, जज करा हमने, तो क्या है, मैं दोस्तों कहूंगी कहीं ना कहीं कोई चोर आपके भीतर भी दबा हुआ है। चाहे चोरी आप सामान की नहीं कर रहे, चोरी आप, मैं कहूंगी कि चोरी आप शायद ऊर्जा की कर रहे हो, चोरी शायद आप कुछ और वस्तु की कर रहे हो, अपने विचारों की कर रहे हो, किसी भी तौर पे चोरी हो सकती है। तो कोई ऊर्जा जो बाहर से बार बार आ रही है, हमें अपने भीतर देखने की जरूरत है। ये है लॉ ऑफ शैडो का। और जो मैंने 7 तरीके की ऊर्जा बोली है, वो पहली है विद्यान्या। विद्यान्या आती है विद्या से, टीचर एनर्जी। दूसरी है माया पाशन। माया पाशन जिसको, जैसे कि मोस्टली माया पाशन में अगर हम देखें तो मोस्टली डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ के रिलेशनशिप होंगे, सास बहू के। हमें लगता है कि सास बहुत बुरी है, वो हमेशा हमें तंग करती है, और सास को लगता है कि बहू बहुत बुरी है जो तंग करती है हमें। पर माया पाशन वही है जो हमें सिखाने, हमें प्रगति की ओर ले जाने आया है। तो वो है माया पाशन, हमें उन लोगों को स्वीकार करना है जैसे वो है। और तीसरा है नयनी, जैसे 2 नयन होते हैं वैसे ही है नयनी। और फिर है सूर्यवर्णी, जो सूर्य के जैसे, जो हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और फिर आता है श्याम वर्णी, जो शैडो की बात करी मैंने, शैडो जो हमें बताते हैं। और लास्ट है जो, वो है भूमि वर्णी, जो हमेशा हमें भूमि के साथ जोड़ के रखती है, लाइफ के साथ। जो हम कहते हैं ना कि ज्यादा उड़ो मत, धरती पे पैर रखो। और जैसे घर के लोगों को लगता है
देखिए दोस्तों, रियल मास्टर कौन है? सिर्फ हम ध्यान करते हैं और अच्छा प्रचार कर रहे हैं, बाहर जाके कह रहे हैं और लोग हमें ध्यानी कह रहे हैं, मास्टर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर क्या आप मास्टर अपने घर के लोगों के लिए भी? आप जीवन कैसा जी रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, वो ट्रू सेंस में आपको मास्टर बनाएगा। अगर आपके घर वाले आपको मास्टर कहते हैं तो मैं कहूंगी सही मायने में आप मास्टर बन चुके हैं। बाहर के लोगों के साथ तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, रह सकते हैं, पर अपने घर के जनों के साथ आप कैसे रह रहे हैं, ये है भूमि वर्णी। कि वो आपके चाहे जितने मर्जी टेस्ट ले ले, आप खुशी से कहिए कि ठीक है मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं, वो टेस्ट से ही आप आगे लाइफ में प्रमोट होंगे, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे जाते हैं जी। 6 में 7वां है जीवामृतम। जीवामृतम, जीवामृतम कौन होते हैं? कि जो आपके जीवन में आके एक अमृत के समान आपको कुछ ऐसा छू के चले जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने आपके मेडिटेशन के बारे में आपको बताया, एक अननोन लोग या जानने वाले भी लोग, पर जैसे ही उन्होंने ध्यान के बारे में बताया बट वो कहीं चले गए, कहीं दूर चले गए, आप उनसे मिल नहीं पाए। तो क्या है ये जीवामृतम? एक अमृत का आपको टेस्ट दे जाते हैं जिससे आपका जीवन पूरा ही बदल जाता है। वो लोग हैं जीवामृतम, जो आपको इंस्पायर करते, जो आपको एक ट्रुथ के बारे में सिखा जाते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो है जीवामृतम। तो 7 लोग हो गए, भूमिवर्णी, श्यामवर्णी, सूर्यवर्णी, जीवामृतम और नयनी, मायापाशम और विदायना जी। और किसी का कोई सवाल है? हेमा जी, आप पूछना चाह रही थी? हाँ हाँ मैम, वो जो सेकंड वाला जो बताया था ना, माया वाला, हाँ जो जी। हमें कुछ सिखाना होता है, सीखने है, तो वो चीज को हमको फिर उससे कैसे ओवरकम करना है, ये है कि ये जो भी है, जो बार बार मेरे से उसका प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे स्पेशली सास बहू का ही है मेनली, तो उस चीज अब पता चल गया कि वो कुछ सिखाने आए, लेकिन वो भी नहीं समझ रहा है, तो वो कैसे उसका हल निकाले? देखिए अब आप ये समझ गए कि वो सिखाने आया है, उससे क्या होता है, 3 चीजें हो सकती है। जैसे कि सास बहू का ही एग्जाम्पल ले, जैसे आप अब अटेंड कर रहे हैं ये क्लास, अब आपको पता चल गया कि वो कुछ मुझे सिखाने आई है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब भी वो कुछ ऐसा बोले या कुछ कहें, बट आपको उससे परेशानी नहीं होगी। आप कहोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ इसमें सीखने को है, और आप अपना ध्यान सीख पर लगा रहे हैं कि क्या मुझे इससे सीखना है। शायद मुझे धैर्य सीखना है, या जो भी लेसन है वो आपको सोचना है कि मेरे को क्या सीखने को मिल रहा है। तो क्या होगा, जब आप ये अवेयरनेस रखेंगे, इसके प्रति जागरूक रहेंगे, तो 3 चीजें हो सकती है। पहला, जब आप इतने जागरूक रहेंगे, अब आपको अगर वो कुछ उल्टा बोल भी देती है बट आप कुछ उल्टा उनको जवाब नहीं दे रहे, आप शांत, आपको कोई उससे तकलीफ नहीं हो रही, तो क्या होगा, जब ये जो आपकी सासू माँ है, जब वो ऐसे देखेंगे कि आपको तो कोई परेशानी नहीं हो रही, तो क्या होगा, वो भी बदलने लग जाएंगी। पहली बात ये होगी कि वो धीरे धीरे आपको देखकर भी बदलने लगेंगी। वो कहेगी भाई मैं क्यों हमेशा लड़ाई करूं, अब ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ इसको हो ही नहीं रहा है, ये तो बड़ा धैर्य बना के रखा हुआ है, तो वो बदलने लग जाएंगी। पहला ये होगा। दूसरा, अगर आप तब भी अपने ऊपर काम करती रहे, अपने ऊपर जागरूक रहे, ध्यान करती रहे, तो क्या होगा कि ये जो ऊर्जा है दूसरी, ये ऊर्जा आपसे दूर हो जाए। दूर इन द सेंस कि शायद कहीं और आप रहने लग जाओ, वो कहीं और रहने लग जाए, या कहीं और चली जाए वो रहने के लिए, आप उनसे कम मिल पाओ, तो क्या हुआ आपकी, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम कर लिया, अब वो ऊर्जा किसी और के साथ काम करे, आप इस सर्कल से मुक्त, तो ये हो सकता है।
और तीसरा, अगर इस जीवन काल में वो नहीं समझ पा रही है, उनका सोल प्लानिंग यही है कि उनको अभी नहीं समझना और आप समझ गई और जीवन काल ऐसे ही वो बीत जाता है, तो क्या होगा, जो अगला जन्म होगा आप इससे मुक्त हो, फिर वो किसी और के साथ अपनी ऊर्जा, क्योंकि आपके भीतर तो वो ऊर्जा अब रही नहीं है, तो उनके भीतर ऊर्जा है, वो किसी और के साथ वो चलाएंगे अपना चक्कर, आप फ्री हो जाएंगे उस सर्कल से। तो आप पहले तो उनको स्वीकार करें, उसमें जैसी वो है उनका आदर सम्मान वैसे ही रखें। अगर वो बोल भी रही है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है, उनको इन सब के बारे में नहीं पता है, जिनको पता ही नहीं है तो हम हम उनसे क्यों कहे कि आप गलत कर रहे हो, उनको पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। प्यार करें, उनका सम्मान करें, जैसे वो है वैसे रहे, और दूसरा उनको प्यार की ऊर्जा ही भेजी। शायद कुछ, जैसे हम लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रहे हैं, कुछ पिछले जन्म में कुछ हुआ होगा ऐसा, हम सिर्फ इस जीवन का देखते हैं, जीवन में तो मैंने कभी कुछ बुरा नहीं करा, पर शायद कुछ ऐसा पीछे जन्म में हुआ हो जो अभी मुझे मिल रहा है, तो उसमें स्वीकार लाइए, स्वीकारता कीजिए अपने रिश्ते को, और अपने काम करते रहिए, ध्यान करिए, प्यार भेजते रहिए, देखिएगा उनकी अपने आप ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाए। मैम, मतलब ये तो कोशिश कब से ही कर रही थी मैं, पर अब मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उनको थोड़ा बहुत कभी उल्टा बोलना पड़ेगा या थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करना पड़ेगा, थोड़ा सा नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ही प्यार की ऊर्जा भेजी, हमेशा ही झुकना, बट वो नहीं समझ रहे वो चीज, उसको वो क्या बोलते हैं, ग्रांटेड बोल सकते हैं, वैसा ले रहे। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना उल्टे तरीके से करूँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाऊं, थोड़ा सा असर्टिव हो जाऊं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। इतने दिन नहीं बोल पाए, बोलते सेल्फ लव जो, तो वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है उस चीज से निकलने का, कि मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे लगा इतने साल दिए पर कुछ हुआ नहीं, वही चीज रिपीट हो रही। तो मैं भी ऐसे करके देखूं, ये हो सकता है क्या ऐसे? देखिए, सबसे पहले आपको जो उनमें, आप ना एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सब लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, कि आपने पहले, सबसे पहले जैसे कि एक इंसान को सोचना जो आपको लगता है कि वो बहुत आपको ट्रबल करता है, जिसको आप बिल्कुल भी, जिसको आप पसंद नहीं करते, आप उनके बारे में सोचिए। ठीक है, सोचने के बाद उनकी क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं है, आप उनकी लिस्ट बनाइए। जैसे एक पॉइंट बनाइए कि मुझे उनकी वो मुझे स्वीकार नहीं करती जैसे मैं हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाइए कि वो मुझे ग्रांटेड लेती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट बनाइए, ऐसे पॉइंट बनाइए। ठीक है, फिर जब लगे आपको कि हाँ ये पूरी चीजें लिख दी है उस इंसान के बारे में, उसको सर्कल कर दीजिए, मतलब सर्कल या स्क्वायर बना दीजिए, उसको बॉक्स कर दीजिए, फ्रेम कर दीजिए, वहां लिख दीजिए फ्रेम नंबर 1। फिर ऐसे ही ऐसा दूसरा इंसान सोचिए जिससे आपको ट्रबल है, उसके साथ भी यही करना है, उनकी चीजें लिखिए जो आपको ट्रबल करती है। ठीक है, फिर उसको भी फ्रेम कर दीजिए, लिख दीजिए फ्रेम नंबर 2। फिर तीसरा इंसान सोचिए कि ऐसा कौन सा तीसरा इंसान है जो मुझे प्रॉब्लम करता है, और उसकी भी वो चीजें लिखिए। और जब आप फ्रेम नंबर 3 डाल देंगी, तो आपको करना क्या है, उन तीनों में जो हमने फ्रेम 1, फ्रेम 2 और फ्रेम 3 में जो चीजें लिखी है, उनमें देखिए क्या कॉमन है। कोई ऐसी चीजें होंगी जो तीनों में कॉमन आएंगी, और जो जो कॉमन आएंगी ना दोस्तों, वो आप ही की शैडो है, वो उनकी नहीं है, वो हमारी ही शैडो है जिन पे मुझे काम करना है। जैसे आपको लग रहा है कि वो ग्रांटेड ही लेती है, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने आप को ग्रांटेड लेते हो? हाँ, जवाब मिल गया, वो तो वो ऊर्जा दे रही है आपको, वो तो वो ऊर्जा दे रही है जो आपके भीतर है, यही तो शैडो है।
वो आपको बता रही है जो आपके भीतर है। जैसे मैंने बोला, रिश्ते शीशों के समान है, वो वही छवि दिखा रही, क्योंकि आप अपने आप को ग्रांटेड लेते हो, वही आपको ग्रांटेड ले रही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है कि मैं अपने आप को ग्रांटेड लेती हूँ। मैं अपने आप को कह देती हूँ कि जब करना होगा कर लेंगे, या मैं अपना काम नहीं करती, अपने प्रति लेजी हूँ, अपना ध्यान नहीं रखती। तो क्या है, वो ही वो ऊर्जा दिखा रही है आपको। तो नेगेटिव अगर आप कह रहे हो ना कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, तो स्ट्रिक्टनेस और बढ़ेगी। आप ऊर्जा दोगे वही फिर मिलेगी। अगर आप नेगेटिव उनके प्रति स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो और वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वही ऊर्जा दोगे, जो आप दोगे वो आपको मिलेगा। सिंपल रूल। मतलब बेसिकली सेल्फ लव करना है। अगर आप सेल्फ लव करोगे तो आपको पीपल भी लव करेंगे, वैल्यू करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। बट सेल्फ लव की आपकी डेफिनेशन क्या है? वही किया नहीं मैम, अभी करना है शुरू। सेल्फ लव पता नहीं क्या है। आपको, जब आप अपने आप को स्वीकार करें जैसे आप हो, कमियों, जो आपकी कमियां हैं वो भी, और जो कमियां नहीं है वो भी, ये है सेल्फ लव। तभी आप कंप्लीट हो गए। हम सिर्फ सोचते सेल्फ लव मतलब अच्छी अच्छी बातें, आप अधूरे हो। अच्छी के साथ जो अच्छी नहीं भी है, मुझे उसे भी स्वीकारना है। तो तभी मैं कंप्लीट बन पाऊंगी, जब मैं दोनों चीजों को स्वीकार करूंगी। और जब मैं दोनों, अपनी अच्छी और नहीं अच्छी को स्वीकार करूंगी, मैं तभी दूसरों को भी स्वीकार कर पाऊंगी, क्योंकि वो भी वैसे ही बने हैं। कुछ उनमें अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। मैम ये भी हो सकता है ना, जैसे आप बोल रहे हो कि वो हमें सिखाने आए, तो हम भी कुछ, जो हमारा क्लैश हो रहा है तो हम भी उन्हें कुछ सिखाने आए हैं, वो इनडायरेक्टली। पर ये भी हम होगा अपने ध्यान दें, पर हम अपनी पर ध्यान दें। तो ओके। हमें से करना क्या है? दूसरों से करना क्या है? मैंने अभी बताया कि आप खुद एम्पावरमेंट लाइए ना अपने अंदर। आप बाहर से क्यों पावर लेना चाह रही है? आप बाहर से क्यों चाहती कि लोग कहे कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो? कहीं ना कहीं क्योंकि मैं अपने भीतर वो प्यार और अच्छापन नहीं महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है बाहर के लोग बोले कि मैं तभी अच्छी हूँ। क्या है, कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है, एक्सपेक्टेशन है मेरी। अगर मैं कुछ अच्छा काम भी कर रही हूँ, उसके पीछे क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि अगर मैं अच्छा करूँ तो लोग भी मुझे बोले अच्छे के लिए। अच्छा तब करो बिना एक्सपेक्टेशन के। आपको किसको जताना है कि आप अच्छे हो? अगर कोई कह भी दिया कि आप अच्छे नहीं हो, पर आपको अंदर से पता होना चाहिए कि आपने आपकी जो इंटेंशन थी वो अच्छी थी। आपको किसी को प्रूव नहीं करना। आपके भीतर आपकी छवि अच्छी होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, बस। बाहर से देखिए, बाहर की चीजों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। राइट? आपका नाम? हेमा जी है मैम। हेमा जी। देखिए हेमा जी, कोई भी हमारी बाहर की चीजों पे ना कंट्रोल नहीं है। हम कभी नहीं कंट्रोल कर सकते बाहर की चीजों का, ठीक है? बट हमारा कंट्रोल कहाँ पर है? हमारा कंट्रोल है कि हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अगर बाहर से मुझे उल्टा भी बोल रहा है और मैं उल्टा बोल दूं तो फिर क्या हुआ? कंट्रोल तो मेरे हाथ में था। उन्होंने बॉल मेरे ऊपर फेंकी, अब ये मेरा रिस्पॉन्स है, क्या मैं बॉल उन पे दोबारा फेंकूं कि उस बॉल को रख दूं, वही खत्म कर दूं? इस पे मेरा कंट्रोल है। तो हमें फोकस रखना है अपने ऊपर कि मेरे क्या सीखने आई हूँ। दूसरे जो सीखते हैं वो तो सीख लेंगे जब भी उनका टाइम होगा, पर अभी मेरा फोकस मेरे पर होना चाहिए।
कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, क्या मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे वो कर रहे हैं, या मैं कुछ अलग करना चाहूँ, कुछ अलग ट्राई करना चाहूँ। देखिए आप कुछ अलग करेंगी ना, जीवन बदल जाता है। एक रिस्पॉन्स से जो एक लड़ाई जो खिंचती चली जाती है वो ऐसे ही तो होती है, इधर से आती है, मैं इधर 2 और जोड़ के उस पर फेंक देती हूँ, फिर वो 4 जोड़ के मेरे पे फेंक देती है, मैं 8 जोड़ के, ये जीवन भर चलता चलेगा। किसी ना किसी को तो इस सर्कल को रोकना होगा, किसी को समझना होगा कि नहीं, अब मुझे वो नहीं फेंकना, अब मुझे कुछ और देखना है, कुछ और ट्राई करना है यस, ना। तो यही सेल्फ केयर है, जब अपने आप को पूरी तरह से आप स्वीकार करें, कोई बात नहीं अगर आपसे गलतियां हो गई, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ऐसे ही दूसरों से हो सकती है। देखिए हम सब ना एक दूसरे को एक ग्रॉस लेवल पे देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं, बट उनकी सुंदरता को देखिए इस दिव्य दृष्टि से। अपनी दृष्टि को देखने का तरीका है, देखिए सुंदरता आप हर चीज में ढूंढ सकते हैं, अगर आपकी आंखें सुंदर हो, उनमें भी कुछ ऐसा सुंदर होगा। उस सुंदरता को देखिए, जितना आप उस सुंदरता को देखेंगे उनके भीतर की सुंदरता और बढ़ती जाएगी, कुछ ऐसा अच्छा होगा उनके अंदर, सब में होता है, उस अच्छे पे ध्यान दीजिए, आगे देखिएगा, आगे आप बढ़ते जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। ऐसे लग रहा है कि नहीं रहो। इतना सुंदर बहुत बहुत तरीके थैंक से यू। बताया शुभांगी मैम, आपने इतना सुंदर, इतना पेशेंटली बताया। हमारे पास समय का अभाव है, पर फिर भी आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं, इतना क्लैरिफाई कर दिया आज। मतलब मुझे लगा रिलेशनशिप के साथ साथ आपने सेल्फ लव पे भी बहुत अच्छा से क्लास ले लिया। आज हम संध्या का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यूनिवर्सल, अगर मैं कहूंगी ये यूनिवर्सल लॉ है, अगर आपको किसी भी रिश्ते के साथ काम करना, सबसे पहले अपने साथ आपका रिश्ता क्या है, राइट। वो ही हर रिश्तों में दिखेगा, चाहे वो आपका रिश्ता बॉस के साथ है, पति के साथ है, पत्नी के साथ है, या बच्चों के साथ है, हर रिश्ता आपसे ही शुरू होता है। ये संध्या। हाँ शुभांगी जी, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। शुभांगी जी थैंक यू सो मच, बहुत ही वंडरफुल सेशन था आपका आज का। और रिलेशनशिप तो खैर ऐसा चैप्टर है जिसको आप 100 दिन भी कराए तो कम पड़ जाए। पर ये तो मैं एक चीज पूछ, हमें सीखते रहना, अपने रिश्ते हमें कुछ ना कुछ नया सिखा। देखो जीवन में अगर सीखना नहीं होगा तो जीवन कितना बोरिंग होगा। एक्चुअली लर्निंग शुड बी ऑलवेज देयर पार्ट। है ना, कुछ सीखने को ही नहीं है, और जीवन में हम ऐसे ही बोरिंग, पॉजिटिव सब कुछ अच्छा होगा तो हम क्या सीखेंगे, जीवन में कुछ नहीं सीखेंगे। तो हर चीज में हमें सीखना, सीख होएगी, चैलेंज नया आएगा, तभी तो हमारे अंदर आएगा कि हाँ हमें लगेगा कुछ हमने सीखा है जीवन में। एक्चुअली शुभांगी जी, आपने जो शैडो के बारे में बताया, शैडो के ऊपर काम करना, तो हमें मान लीजिए हमारे रिश्ते में कुछ मैक्सिमम रिश्ते में हार्मनी है, कहीं कोई कंप्लेन या जजमेंट ज्यादा नहीं है, हल्के फुल्के जो होते हैं बस वही होगा, तो शैडो को कैसे समझें? शैडो को जैसे मैंने बोला कि और आप डीपर, बहुत सटल होती है शैडो, बहुत सटल लेवल पे मैं कहूंगी कि ग्रॉस लेवल पे हमें लगता नहीं होगा, तो हमें और भीतर हर लेयर को ड्रॉप करना होगा, और फिर देखें कि कहीं ना कहीं कुछ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ अभी भी जीवन में जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो थोड़ी आ रही है, उस थोड़ी को ही उसके साथ बैठे और सोचे, अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट करें कि अगर ये आ रहा है कहीं ना कहीं इसका बीज मेरे अंदर ही है। ओके, तो उस चीज के साथ बैठे, अपने आप के साथ बैठे, इस प्रश्न के साथ बैठे कि ये ऊर्जा आ रही है तो इसको मैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ, और उस पे चिंतन करें, उसके साथ मेडिटेट करें। जैसे मैंने अभी एक मूवी देखी थी, क्या मूवी का नाम था, भूत के ऊपर कुछ मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली में,
उसमें वो लेडी के अंदर वो भूत आ जाती है, तो मैंने उसको ना वो शैडो फॉर्म में देखा वो पूरी मूवी को। जैसे कि वो एक लेडी होती है, उसके अंदर भूत भी रहता है और उसके अंदर भूत नहीं भी रहता है। कई बार वो विदाउट भूत रहती, तो मैंने उसको उसी फॉर्म में देखा उस मूवी को कि शायद इसके ये शैडो पार्ट को वो एक्सेप्टेंस चाहिए। तो ऐसा है कि हम लोग को शैडो को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यही तो एक्सेप्टेंस है। जब मैंने बोला जो अच्छा पार्ट नहीं है आपको उसको भी एक्सेप्ट करना है। आप उससे भाग नहीं सकते, वो आप ही का पार्ट है। जितना आप कहोगे कि ये अच्छा नहीं है, ये मेरा पार्ट नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, वो और आपके पास और तीव्रता से आएगा। आप एक्सेप्ट करना है कि जैसे किसी को लगता है कि ध्यान में कोई विचार आते हैं, ठीक है, कोई विचार आते हैं, लोगों को लगता है कि अच्छे विचार नहीं आ रहे, वो क्या करते हैं, ध्यान ही छोड़ देते हैं कि हमें ऐसे अजीब से विचार आ रहे थे। और हमारे पास ये प्रश्न भी बहुत आता है लोगों का, बट ना ध्यान ना करने से वो तब भी विचार उनको आते हैं, ऐसा नहीं है वो बंद हो गए। हम विचार तो आज भी हम 5 साल से कर रहे हैं, पर कई बार विचार आते ही हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि पूरा ध्यान बिना विचारों की होता है, कोई ना कोई विचार आते हैं और जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें विचारों को भी स्वीकार, उससे ट्रबल नहीं होना। अगर आप उसके साथ अटैच हो गए तो वो कर्मा बन गया। हमें अटैचमेंट नहीं रखना, उसको लेट गो करना है। आया और चला गया, आया और चला गया। हम एक ऑब्जर्वर के जैसे देख रहे हैं। सेम शैडो को भी स्वीकार करना है कि ठीक है, अगर मेरे अंदर ऐसी जजमेंट वाली सेल्फ है, सबसे पहले उसे स्वीकार करो कि ठीक है, हाँ मैं हूँ जजमेंटल। फिर उसके बाद देखो अब एक्शन क्या लेना है। क्या देखो, क्या मैं जज करती हूँ अपने आप को, क्या मैं दूसरों को जज करती हूँ, और अपने एक्शन में जागरूक रहो। जब भी आपको लगे कि अरे ये तो मैंने दोबारा से जजमेंट पास कर दी, अपने उस समय अवेयर रहो, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी जजमेंट है, ये मेरी ऊर्जा जा रही है उस तरफ, मुझे यहाँ पे रुकना है। तो क्या है, आप जागरूक हो रहे हो इस ऊर्जा के प्रति, और जितना जागरूक होगे वो ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी। फिर आपको समझ आ गया कि आपको क्या चीज बाहर भेजनी है और क्या नहीं भेजनी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शुभांगी जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो नहीं तो हम छोटा सा ध्यान कर लेते हैं 5 मिनट्स, अगर हमारे पास टाइम है तो। अभी 5 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ओके तो ओके, आप थैंक यू सो सबसे मैं मच। अनुरोध करूंगी कि आप सब ध्यान के पोस्चर में बैठ जाएं, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें और अपनी गोद में रख लें, और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। इस समय 2 गहरे लंबे सांस लीजिए। नाक के द्वारा लेते हुए उसे मुंह से बाहर निकालें। एक और दफा गहरा लंबा सांस, और धीरे धीरे उसे मुंह से बाहर निकालें। और अपना ध्यान अपनी आती जाती सरल सांसों पर लगाएं। सांसों का भीतर आना और सांसों का बाहर जाना। और जैसे जैसे आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा रहे हैं, आपका शरीर, आपका मन एकदम शांत होता जा रहा है। बाहर से आता कोई भी शोर आपको सहायता करेगा और गहरा उतरने में, इस शांति में।
अपने शरीर के हर एक अंग, हर एक पार्ट को पूरी तरह से शांत करते हुए सर से लेकर पांव की उंगलियों तक पूरी तरह से शांत और स्थिर हो चुके हैं आप। इस समय अपने आप को महसूस करें, देखें कि आप प्रकृति के एक खूबसूरत दृश्य में खड़े हैं। इस दृश्य में सब कुछ है जो आपको पसंद है। यहाँ पेड़ पौधे, फल, फूल, इस प्रकृति के दृश्य में चलें, भ्रमण करें, महसूस करें पूरी तरह से इस प्रकृति के दृश्य को। जैसे जैसे आप इस दृश्य में चल रहे हैं, आपकी अतीन्द्रियां पूरी तरह से काम कर रही हैं। आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और इस प्रकृति के दृश्य में चलते चलते इस दृश्य में एक पगडंडी बनी हुई है, एक रास्ता बना हुआ है और ये रास्ता आपको भीतर इस प्रकृति के दृश्य में ले जा रहा है। अपने आप को अनुमति दें इस पगडंडी पर चलने की। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप जैसे जैसे इस पगडंडी पर चल रहे हैं, आपको भीतर इस प्रकृति के दृश्य में एक सर्कल दिखाई दे रहा है। और इस सर्कल के आसपास 7 शक्तिपीठ मंदिर बने हुए हैं। और आपको ये जगह अपने आपको ये जगह आकर्षित कर रही है और आप उस जगह पर और करीब जाते हुए आप इस सर्कल के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। और आपके आसपास है ये 7 शक्तिपीठ। और ये 7 शक्तिपीठ रूपक है उन लोगों की ऊर्जा का जो आपके जीवन में है। और देखें, अनुमति दें, पहले शक्तिपीठ की ओर देखें। यह शक्तिपीठ है विदान्या ऊर्जा का। और देखें इस शक्तिपीठ से
कौन जन बाहर आ रहे हैं? कौन है आपके जीवन में वितान्या? जो आपको सिखाने आई है, बताने आई है आपके बारे में। अब अपना ध्यान दूसरे शक्ति पीठ पर लगाएं। ये शक्ति पीठ है माना काष्ठी का। कौन कौन जन है इस ऊर्जा में, आपके जीवन में? और देखिए उन व्यक्ति को इस शक्ति पीठ से बाहर आने में। और ये सब व्यक्ति आपके सर्कल के सामने खड़े हो जाते हैं। अब आप जान चुके हैं कि यह ऊर्जा आपको सिखाने आई है, आपको प्रगति की ओर ले जाने आई है। इन व्यक्ति के भीतर की सुंदरता को देखें। हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में सुंदरता है। आगे बढ़े और तीसरे शक्ति पीठ की ओर देखें। ये शक्ति पीठ है नयनी का। कौन है जिसकी ऊर्जा में रहकर आपको सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, जिसकी ऊर्जा में आपको लगता है कि वो आपको पूरी तरह से स्वीकार करता है। और अब आगे बढ़े और देखिए चौथे शक्ति की ओर, जो है श्याम वर्णी का, जो आपको अपनी शैडो के बारे में बताते हैं। देखिए कौन है ऐसे व्यक्ति। और आगे बढ़े और अब देखें जीवामृतम। देखिए कि शक्तिपीठ से उन व्यक्ति को जो आपके जीवन में जीवामृतम का काम करते हैं, जो आपको सत्य से जोड़ते हैं, आगे बढ़े अगले शक्तिपीठ की ओर। और देखिए इस समय सूर्यवर्णी की ऊर्जा से व्यक्ति जो आपको सदैव
प्रोत्साहन करते हैं, आगे बढ़ने के लिए सदैव आपके साथ रहते हैं। अब देखिए आखिरी शक्तिपीठ की ओर। ये शक्तिपीठ है भूमि वर्णिका, जो आपको जोड़े रखता है भूमि के साथ, अब आपकी ग्राउंडिंग में हेल्प करता है। इस समय आप इन सब जनों की आंखों में देखें जो आपके आसपास खड़े हैं इस सर्कल में। और जैसे जैसे आप इनकी आंखों में देख रहे हैं, आंखें द्वार है दिल में उतरने का। आंखें द्वार है उनकी सुंदरता को देखने का। देखिए क्या है इन सब में सुंदरता। सुंदरता हर वस्तु में है, सुंदरता हर इंसान में है, हर जीव जंतु में है, हर वनस्पति में है। सुंदरता दर्द में है, सुंदरता प्यार में है। समय भीतर की सुंदरता के साथ पूरी तरह से जुड़ते हैं और उसी सुंदरता से इन सब की सुंदरता से जुड़ते हैं। इन सबको धन्यवाद देते हैं, इन सबको स्वीकार करते हैं। इन सबको कहते हुए कि आपका योगदान मेरे जीवन में अमूल्य है। सुंदरता की ऊर्जा को अपने दिल में जगा देते हैं। सबके आगे झुकते हुए धन्यवाद देते हुए इस समय गहरा लंबा सांस लेते हैं और इस समय अपने लिए एक संदेश देते हुए कि ये सुंदरता आपको क्या बताने आई, क्या सिखाने आई। उस संदेश को पूरी तरह से स्वीकार करें। इस संदेश को अपने साथ लेकर आए, इस ऊर्जा को अपने साथ, सकारात्मक
ऊर्जा को अपने साथ लेकर आते हुए इस समय गहरा लंबा सांस लेते हुए, नाक के द्वारा लेते हुए उसे मुंह से बाहर निकाल, सुंदरता को अपने भीतर जगा देते हुए इस समय अपने हाथों को धीरे धीरे खोलते हुए और 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे अपना हाथ हटाएं और अपनी आंखें खोलें और आज से अपने आप को कहें कि जब भी मैं किसी को देखूं, मैं उसकी भीतर की सुंदरता को देख पाऊं, हर रिश्ते की सुंदरता को देख पाऊं और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। थैंक यू सो मच शुभांगी जी। मुझे तो हमेशा ही से लगता था कि सर से सुंदरम आया है और सर से शुभांगी भी है, तो वो सुंदरम आप ही के, वो डिवाइन एनर्जी जो सुंदरम है वो आने का, आप ही का वेट करता था हमेशा। और आप आने के बाद भी आप दोनों की कंसोलिडेटेड एनर्जी ही ले सुंदरम को लेके आई। एंड दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगी कि सुंदरम स्पीक्स इज़ अ वंडरफुल बुक, बहुत ही सुंदर है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने आज तक काली को इतना सुंदर समझा ही नहीं था। सुंदरम आने के बाद ही मैं काली का सही एसेंस पहचान पाई, जान पाई। सो ब्यूटीफुल किताब, अद्भुत अद्भुत लेखनी है, आप सब ज़रूर पढ़ें। ये अमेज़ॉन पे भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। एंड आज का सेशन के लिए शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप को इतना अच्छा से आपने कहा है ना कि इट इज़ ऑलवेज सेड ना कि वट एवर वी आर सीइंग इन अदर्स इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ आर्स। ये बात को आपने पूरा आत्मसात करवा दिया है आज के ये इसमें। तो थैंक यू सो मच शुभांगी जी, इट वाज वंडरफुल। आप आए इस मंच पे, PSSM ध्यान उड़ीसा के मंच पे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक यू, रियली थैंक यू शुभांगी जी। मतलब इतना सुंदर से आपने ईच एंड एवरी वर्ड को एक्सप्लेन किया है, ईच एंड एवरीथिंग इतने सुंदर से आपने एक्सप्लेन किया कि सच में वो जो सुंदरम स्पीक्स है ना, वो आज आपके बोली से झलक रहा था। हर शब्द इतने सुंदर, इतने अच्छे से आपने बताया। थैंक यू सो मच। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड शुभांगी जी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू संध्या जी और थैंक यू एवरीवन। आप सब इस सत्र में जुड़े और इससे मैं धन्यवाद देना चाहूंगी PMC उड़ीसा का और आप सबका। और आप सब लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपने मैसेजेस, थैंक यू। तो आप सबकी ये जो ऊर्जा है वो मैं अपने दिल में, इस ऊर्जा को अपने दिल में जगा देती हूँ। थैंक यू सो मच and gratitude थैंक यू, to thank you। थैंक यू सो मच शुभांगी जी फॉर कमिंग इन आवर वर्कशॉप। एंड आप इतने सुंदर से आपने हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू संध्या जी और थैंक यू आप सबका, जो आप सब ये लिख रहे हैं, भारती जी का, संतोष जी का और राजेंद्र जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उमा जी, अपर्णा जी, सबके मैसेजेस देख पा रही हूँ। तो उमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।